दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाए खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण ऐलान हो चुका है। इसके अलावा आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद आप दोबारा से कोरोना के प्रति सतर्क हो जाएंगे। तस्वीर जो बताती है कि हमारे फेफड़ों में इस कोरोना का वायरस क्या कर रहा है। पटाखा फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसकी बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे कि कैसे चीन को उसी के खेल में हमने मात दी। लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर असल में हुआ क्या थी हमारे देश की सेना की रणनीति कि चीन बातचीत के लिए कुछ राजी दिख रहा है। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। नहीं, हमने सुना आप इस 10 साल के नहीं, हमको जवाब चाहिए कि 10 साल में नली नहीं बना। अब आप कहते हैं कि हम आपसे वोट मांगने आएंगे, काम करने नहीं आएंगे। अगर आप वोट मांगने आइएगा तो काम का जिम्मेदारी भी आपका है। अगर काम नहीं बनेगा तो अलग तरीके से स्वागत कर देंगे। हम इतना ही कर रहे हैं, हम स्वागत अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से। आज ये कोई तरीका नहीं कि आप जनता के पास 5 साल में आइए, तनी चाय ले हो, तनी नाश्ता ले हो, और अमान सिंह बैठे नली में सुतल रहा। नेता के चुनाव के समय ना इस सर सत्ता में बैठ के काम मत कीजिए सर। इस वीडियो में एक सफेदपोश नेता को भारत का एक शख्स नागरिक होने की हैसियत से झाड़ रहा है और तीखे सवाल पूछ रहा है। मामला बिहार के अरवल जिले का है। वीडियो में कुर्था से जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा दिख रहे हैं। चुनाव नजदीक हैं तो अपने क्षेत्र के आयरा गांव में 3 सितंबर को भ्रमण पर निकले। तभी इस युवा ने उन्हें घेर लिया, अपनी गली को लेकर समस्याएं बताई। बदले में नेताजी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कहा कि आचार संहिता लगने जा रही है। इस पर युवा कहता है, पिछले 10 सालों से आचार संहिता लगी थी क्या? साफ दिख रहा है 5 साल बाद अचानक उनके प्रकट होने को लेकर वो नाराज है। सवाल और गुस्सा बढ़ा तो विधायक जी धीमे से निकल लिए। यही लोकतंत्र है। इस देश का कोई भी आम नागरिक सिर्फ वोटर नहीं है, उसे पूरा अधिकार है कि वो अपने नेता से सवाल पूछे कि मेरी सड़क, नाली, बिजली, पानी, नौकरी का क्या हुआ, जिसका वादा आप करके गए थे। हर चुनाव से पहले वोट मांगने आए नेता इसका हिसाब किताब जरूर दें कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, भविष्य के लिए उनकी योजनाएं क्या हैं। एक जागरूक नागरिक के लिए हमेशा उसके असली मुद्दे उंगलियों पर होने चाहिए, ताकि सत्ता को यह गुमान ना हो कि लोगों को हमेशा धर्म, जाति या दूसरे भावनात्मक मुद्दों के आधार पर बरगलाया जा सकता है और किसी तयशुदा वोट बैंक के खांचे में फिट किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 83,341 मामले सामने आए और 1,096 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब देश में हो गए 39,36,784। एक्टिव मामले 8,31,124। ठीक हुए मरीजों की संख्या 30,37,152 और मौत का आंकड़ा 68,472। हम जानते हैं कोरोना वायरस मुख्य तौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन नुकसान कितना करता है, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख लीजिए इन्हें। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की तरफ से जारी किया गया है। दिख रहा है कि कैसे कोरोना वायरस फेफड़े की कोशिकाओं को नष्ट करता है। तस्वीर में जो गोल आकृतियां हैं वो वायरस हैं और जो लंबी आकृतियां हैं वो कोशिकाएं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में लंग रिसर्चर और पल्मोनोलॉजिस्ट यानी सांस संबंधी रोग के विशेषज्ञ कैमिल एहरे और उनकी टीम ने यह तस्वीरों वाला काम किया, ताकि समझा जा सके कि शरीर के अंदर कोविड-19 फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक है। ये तस्वीरें एक ऐसे व्यक्ति में संक्रमण की हैं जिसमें वायरस पूरी तरह विकसित हो चुका है और वायरस की प्रतिलिपियां, जिन्हें विरोन्स कहते हैं, कोशिकाओं के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये तस्वीर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि SME के जरिए ली गई है। 10 गुना ज्यादा क्लोजअप वाली एक तस्वीर में कोशिकाओं पर इनका बुरा असर साफ दिखता है। जैसे हम तंबाकू, सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी के साथ तस्वीरें देखते हैं, ये तस्वीर वैसी है। ये हमें कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही ना बरतने, हमेशा सावधान रहने के लिए आगाह करती है। लापरवाही एक और चीज में हो सकती है, शब्दों के चयन में। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि भारत में कोरोना के केस कैसे लगातार बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। इस बीच उन्हीं की सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, कितनी वैक्सीन बनाओगे,
15 दिनों में जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई। जनसंख्या विस्फोट कोरोना से कम भयावह नहीं। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोविड की वैक्सीन मिले। जनसंख्या दूसरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अलग से विस्तार से बात होनी चाहिए। लेकिन जब वो बात होगी तब गिरिराज सिंह के उस बयान का भी जिक्र होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। महामारी के दौर में सरकार में बैठे लोग ऐसे बयानों से कोविड समस्या की गंभीरता को कम करते हैं, इसलिए इस बात को हम यही छोड़ते हैं, आप पर छोड़ते हैं। दूसरी सुर्खी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर है, जिसका इंतजार बरकरार है। एक अपडेट है वैसे चुनाव आयोग की तरफ से। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 29 नवंबर 2020 से पहले होने हैं और तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 65 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, ये भी बिहार चुनाव के साथ ही होंगे अलग अलग राज्यों में। इन सब को लेकर आज 4 सितंबर को आयोग की बैठक हुई, जिसके बाद जानकारी दी गई। देश भर में उपचुनाव के लिए खाली कुल 65 सीटों में से 64 विधानसभा की हैं और 1 लोकसभा की सीट है। अगली सुर्खी, सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की। इससे पहले एनसीबी ने दोनों के घर पर छापेमारी कर तलाशी ली। एनसीबी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के डेप्यूटी डीजी मुथा अशोक जैन ने मीडिया को बताया कि शौविक और मिरांडा को जांच में हिस्सा लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि शौविक चक्रवर्ती बासित परिहार नाम के कथित ड्रग डीलर के संपर्क में था। एनसीबी ने बासित परिहार और जैद विलात्रा नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। आज 4 सितंबर को बासित परिहार को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और फिर 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। अगली सुर्खी तमिलनाडु के एक हादसे से जुड़ी है। यहाँ कुड्डलोर जिले के कट्टर मन्नार कोइल में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसमें फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें विभत्स हैं। हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें शवों के अंग छत-विछत हालत में बिखरे पड़े हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली सुर्खी यूपी से है। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप के आरोपी पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका मंजूर कर ली। पॉक्सो एक्ट के तहत लखनऊ जेल में बंद प्रजापति को 5 लाख के मुचलके और 2 जमानतदारों की शर्त पर 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली। ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। इस दौरान वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश यादव की सपा सरकार में खनन मंत्री थे। एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में 2017 में प्रजापति समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अगर आपका पड़ोसी आपकी जमीन पर आकर कब्जा कर ले और आपके मान मनव्वल और बातचीत करने से भी न माने तो आप क्या करेंगे? अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो जरूर आप दुश्मन की कोई कमजोर कड़ी देखेंगे, कोई कमजोर नस दबाएंगे, जिसके बाद मजबूरन उस पड़ोसी को पीछे हटना पड़े, आपसे बातचीत करनी पड़े। ये उदाहरण सही जाता है चीन और भारत वाले झगड़े पर, जिसमें अब चीन भारत से बातचीत के लिए बेचैन दिखता है। आपको याद होगा भारत और चीन का एलएसी वाला झगड़ा मई के महीने में शुरू हुआ। उसके बाद जून और जुलाई में बातचीत के जरिए कुछ जगहों पर तनाव कम हुआ। दोनों सेनाएं इन इलाकों में थोड़ा पीछे भी हटी, लेकिन 15 जुलाई के बाद तनाव कम करने वाली ये प्रक्रिया लगभग थम सी गई। क्यों थमी? क्योंकि पेंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट की बात आ गई, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लगभग 8 किलोमीटर भारत के हिस्से में आकर कब्जा जमाए बैठा है और वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ डिसएंगेजमेंट के लिए भारत चीन को लगातार कहता रहा, लेकिन चीन ने टालमटोल करना शुरू कर दिया और अब चीन ने खुद भारत से बातचीत के लिए आग्रह किया है। रूस में भारत और चीन दोनों के रक्षा मंत्री हैं और वहीं चीन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की रिक्वेस्ट भेजी। सूत्रों के मुताबिक आज ही बातचीत होगी, लेकिन आप ये समझिए कि अब चीन की ऐसी कौन सी नस भारत ने दबा ली कि चीन खुद ही बातचीत के लिए आगे आ रहा है। लद्दाख में भारत ने चीन के साथ कौन सा खेल कर दिया? पूरी बात नक्शे से समझेंगे, नक्शेबाजी दिखाएंगे अपनी आज। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी पेंगोंग झील से होकर गुजरती है। पेंगोंग 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका 90 किलोमीटर का पूर्वी हिस्सा चीन के पास है और 45 किलोमीटर का भारत के पास है। भारत के परसेप्शन के हिसाब से भारत और चीन के बीच मई और जून में जो झगड़ा हुआ वो झील के उत्तरी इलाके में था। सबसे पहला झगड़ा यानी कि 5 मई वाली मारपीट तो बिल्कुल झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 के पास हुई। झील के उत्तरी किनारे पर एक कतार में पहाड़ है, उंगलियों की तरह दिखते हैं, इसलिए फिंगर्स कहलाते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ 1 से 8 फिंगर्स, और इन्हीं के हिसाब से यहाँ एलएसी निर्धारित है। भारत के हिसाब से एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है।
चीन इस बात को नहीं मानता और मई में जब वो फिंगर 4 तक आ गया तो दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हुई और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। अब पेंगोंग झील से उत्तर की तरफ चलते हैं। नक्शे में सबसे ऊपर दौलत बेग ओल्डी मतलब DBO है। ये एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, माने यहाँ वायुसेना के विमान उतर सकते हैं। DBO के पास डेप्सांग प्लेन्स हैं जहां चीन ने घुसपैठ की थी। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी और पेंगोंग झील के बीच पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 हैं। यहाँ पर भी चीनी सेना भारत के इलाके में घुसी थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वाला इलाका गलवान घाटी में है जहां जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अब गलवान घाटी में दोनों देश बातचीत के जरिए पीछे हटने को राजी हो गए और करार के तहत दोनों देशों की सेनाएं 2-2 किलोमीटर पीछे हट भी गई, मतलब 4 किलोमीटर का नो पेट्रोलिंग जोन बन गया। तो यहाँ तो एक बारगी झगड़ा सुलझ गया लगता है। लेकिन जब बात पेंगोंग झील की आई तो चीन अड़ गया। भारत चाहता था कि अप्रैल से पहली वाली स्थिति बहाल हो, यानी चीन फिंगर 8 तक पीछे जाए। चीन इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत बात बनी जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने से हट गईं। और हटकर कहां तक गई? भारत फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गया और चीन फिंगर 5 तक चला गया। लेकिन फिर भी चीन था तो भारत के ही इलाके में, इसलिए भारत कहता रहा कि स्टेटस को बरकरार हो, यानी मई के पहले वाली स्थिति बहाल हो। लेकिन चीन यहाँ बेहतर पोजीशन में था तो पीछे क्यों हटता, और इसी बात को लेकर झगड़ा बना रहा। ये तो पेंगोंग झील के उत्तर में हुए झगड़े की बात हुई। झील के दक्षिण में भी कुछ हो रहा था। चलिए चलते हैं वहां पर नक्शे के सहारे। झील के किनारे के पास चुशूल सेक्टर है और यहीं पर रिजाग ला और रेचिन ला है। ब्लैक टॉप और कैमल टॉप भी हैं। ये पहाड़ियों के नाम हैं और इनके पास से LAC गुजरती है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत की पोजीशन मजबूत है, मतलब उत्तरी किनारे पर भारत सिर्फ पेट्रोलिंग करता था, दक्षिणी किनारे पर हमारी सेना की पोस्ट भी हैं। हालांकि पोस्ट LAC से कुछ दूरी पर है। तो झील के दक्षिणी किनारे पर चुशूल में 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की सेना के LAC पार घुसपैठ करने की खबर आई। ये जानकारी भारतीय सेना ने ही दी। सेना अलर्ट पर थी, इसलिए चीन की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। फिर दनादन चीन के कई बयान आए। कहा कि भारत की सेना तो हमारे इलाके में घुस गई, पहले के करार और सहमतियों को ही तोड़ दिया गया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने जो बयान जारी किया वो इस तरह से था कि 31 अगस्त को भारतीय सेना ने पुरानी सहमतियों का उल्लंघन किया और पेंगोंग झील के दक्षिण के पास और रेकिन ला में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की। भारत ने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया, ये चीन का बयान था। इसी तरह का बयान चीन के विदेश मंत्रालय से भी आया। सब एक ही बात कह रहे थे, भारत की सेना चीन में घुस आई। ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई भारत ने चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की, जैसा चीन दावा कर रहा है। इस पर भारतीय सेना का कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इंडियन आर्मी ने रणनीतिक लिहाज से अहम ऊंची चोटियां अपने कब्जे में ले ली हैं। और ये हुआ कहां? चुशूल सेक्टर में ही, जहां रिजांग ला, रेचिन ला और ब्लैक टॉप हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए भारत ने ये इलाके कब्जे में लिए हैं। और खबरें ये भी हैं कि इसके अलावा और भी कई जगह LAC पर हैं जहां भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत कर ली है। और ये सिर्फ पेंगोंग झील के दक्षिण में नहीं हुआ, पूरे वेस्टर्न सेक्टर में भारत ने फौज बढ़ा दी है। फिंगर 4 के पास भी चोटियों पर कब्जा कर लिया है, तैनाती बढ़ा दी है। गुरुवार को थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चुशूल सेक्टर में भारत की अग्रिम पोस्ट का दौरा किया, जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। आज थल सेना प्रमुख का बयान भी आया जिसमें उन्होंने माना कि हाँ, LAC पर हालात अभी थोड़े तनावपूर्ण हैं, इसलिए एहतियातन सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि बातचीत से मसले का हल निकलेगा। सुनिए हमारे जनरल को। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना के इस कदम से, यानी हाइट्स कैप्चर करने से चीन में खलबली क्यों मची? क्या भारत ने LAC में कोई तब्दीली की? जवाब है नहीं।
भारतीय सेना ने एलएसी पर पुरानी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया। हमारे ही इलाके में पड़ने वाली चोटियों पर सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की ताकि चीनी सेना के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। हालांकि चीन इन चोटियों पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन अब वो बैकफुट पर है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन चोटियों से चीनी सेना के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए ये बैकफुट पर है। आपको कारगिल युद्ध याद होगा, हाइट का कितना फायदा होता है। ये फायदा अभी भारतीय सेना के पास है। चीनी सेना की पोस्ट सीधे भारतीय सेना की क्लोज रेंज में है, इसलिए चीन इतना हल्ला कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने पूछा डिफेंस एक्सपर्ट से। To some extent, the situation has been stabilized in the sense that certain areas where the Chinese wish to intrude south of Pangong Tso, we have come there first. And now the Chinese have been placed in a situation by which they could not carry out the actions which they had intended to do. This situation is likely to continue like this for the whole of September. It may extend to October. It may extend to the whole year. दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत 4 दिन से लगातार हर रोज हो रही है। अब चीन ने रूस में रक्षा मंत्रियों की बातचीत की पहल की। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को गए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं? दूसरे विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम, SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रक्षा मंत्रियों की बैठक और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक। इसमें चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात का पहले से कोई प्लान नहीं था। आमतौर पर SCO की बैठकों में भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बात नहीं होती, इसलिए चीन ने अलग से बातचीत की पहल की। वैसे भारत और चीन का मामला ज्यादातर हमारा विदेश मंत्रालय संभालता है, इसलिए विदेश मंत्रालय की सहमति से दोनों देशों के बीच आज ही बातचीत होगी, ऐसी खबरें हैं। और अब भारत कितनी बेटर नेगोशिएशन की पोजीशन में है, क्या चीन अब बैकफुट पर है, इन सवालों को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुनिए। ये बातचीत जो है हर स्तर पे चल रही है कि चाइना को बड़ा क्लियरली 2 टूक बता दिया गया है कि उसको अपना जो 5 अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी उसमें वापस जाना पड़ेगा और उसके अलावा हिंदुस्तान को कोई और चीज़ मंजूर नहीं है। और ये जो चीज़ है चाइना को बता दी गई है। हम जो है किसी देश के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, हम कोई आर्मी एक्शन यूनिलैटरली नहीं लेना चाहते, पर चाइना को इसीलिए बार बार यही समझाया है कि आप जो है अपने जो स्थिति उसको मेंटेन करें और ये जो स्थिति आपने पैदा की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, इसको आप अब इसको खत्म करें और वापस उसी स्थिति में आ जाएं जिसके ऊपर आप थे। यानी हमेशा चीन जो रणनीति अपनाता था वही खेल हमने खेल दिया। एक अच्छा कदम से माना जा रहा है। उम्मीद है अब चीन की हेकड़ी निकलेगी, पैंगोंग वाला झगड़ा खत्म होगा और हमारी सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी। आज के शो में बस इतना ही। जाते जाते आपको सुनाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता सौंदर्य बोध का अंश। आज की दुनिया में विवशता, भूख, मृत्यु सब सजाने के बाद ही पहचानी जा सकती है। बिना आकर्षण के दुकानें टूट जाती हैं। शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेंगी जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे। ओछी नहीं है दुनिया, मैं फिर कहता हूँ, महज उसका सौंदर्य बोध बढ़ गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।